नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दमदार शब्द की दुनिया में उतरने वाले हैं और वो शब्द है एम्बार्गो। ये शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये हमें सिखाएगा कि हम अपने आसपास की रुकावटों को कैसे समझते हैं और सबसे जरूरी उन्हें पार कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही रुकावट को बताने के लिए कितने अलग-अलग शब्द हो सकते हैं? मतलब एक ब्लॉकेज और एक हर्डल में आखिर फर्क क्या है? असल में इन छोटे-छोटे फर्कों को समझना ही किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सुलझाने का पहला कदम होता है। तो आज का हमारा एंकर वर्ड है एम्बार्गो। देखिए, ये कोई छोटी-मोटी रुकावट नहीं है। ये एक ऑफिशियल बैन है, एक आधिकारिक प्रतिबंध जो अक्सर सरकारें व्यापार पर लगाती हैं, जैसे क्यूबा पर लगा अमेरिकी प्रतिबंध। ये एक बहुत पावरफुल और पॉलिटिकल शब्द है और यही हमारी आज की कहानी का शुरुआती पॉइंट है। तो अब एम्बार्गो से निकलकर इससे मिलते जुलते बाकी शब्दों की दुनिया में चलते हैं। ये सब के सब किसी न किसी तरह की रुकावट को ही दिखाते हैं, पर हर शब्द का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग वजन है। हाँ, मुझे पता है ये लिस्ट थोड़ी लंबी लग सकती है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक आसान सी ट्रिक है जिससे हम इन सब को चुटकियों में समझ लेंगे। और ये रही वो ट्रिक। हम इन सभी शब्दों को इनके मतलब के हिसाब से ग्रुप्स में बांट देंगे। ये सिर्फ रटने का तरीका नहीं है, बल्कि इससे हमें इन शब्दों के बीच के जो बारीक अंतर है ना, वो समझ में आएंगे। तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में वो रुकावटें हैं जिन्हें हम असल में छू सकते हैं। दूसरे में वो बाधाएं जो दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। और तीसरे में वो बाधाएं जो नियमों और कानूनों से बनती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले ग्रुप से, फिजिकल ब्लॉकर्स, यानी वो रुकावटें जिनसे सच में टकराया जा सकता है। ये दोनों शब्द स्टॉपेज और ब्लॉकेज किसी भी फ्लो या मूवमेंट के पूरी तरह रुक जाने की बात करते हैं। सोचिए एक जैम हुई पाइपलाइन या फिर भयंकर ट्रैफिक जैम। सब कुछ बस एक जगह आकर थम जाता है। अब बैरियर का मतलब है एक बड़ी मजबूत दीवार जैसी रुकावट, लेकिन स्टम्बलिंग ब्लॉक वो छोटा सा पत्थर है रास्ते में जो अचानक आकर गिरा सकता है। एक बड़ी रुकावट है तो दूसरी एक अनचाही ठोकर। फिजिकल रुकावटों को तो हमने समझ लिया। अब चलते हैं उन बाधाओं की तरफ जो दिखती नहीं पर हमारी स्पीड पर ब्रेक जरूर लगा देती हैं। इम्पेडिमेंट और हिंड्रेंस, ये दोनों ही हमें धीमा करते हैं। फर्क बस इतना है कि स्टेज पर बोलने का डर एक इम्पेडिमेंट हो सकता है, जबकि एक स्लो इंटरनेट कनेक्शन ऑनलाइन काम करने में एक हिंड्रेंस है। हर्डल्स एक ऐसी रुकावट है जिससे पार करना पड़ता है, जैसे किसी रेस में होता है। वहीं दूसरी तरफ डिटरेंट्स वो चीजें हैं जो किसी काम को शुरू करने से पहले ही मन में डर पैदा कर देती हैं। जरा सोचिए, हमारे जीवन में ऐसे कितने ही हर्डल्स और डिटरेंट्स होते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी ग्रुप पे। ये ग्रुप हमें वापस हमारे मेन शब्द एम्बार्गो की याद दिलाता है। ये वो बाधाएं हैं जो नियम, कानून और सिस्टम से बनती हैं। ये दोनों शब्द रिस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन उन सीमाओं की बात करते हैं जो हमें कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे बजट पे रिस्ट्रेंट्स हमें ज्यादा खर्च करने से रोकते हैं और स्पीड लिमिट एक रिस्ट्रिक्शन है जो हमारी सेफ्टी के लिए है। अब ये जो 2 शब्द हैं ये काफ़ी गंभीर हैं। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब है किसी चीज़ पर पूरी तरह से पाबंदी, उसे गैर कानूनी बना देना। और सेंसरशिप मतलब जानकारी या विचारों को दबाना, जो कि एक तरह से आज़ाद सोच पर लगाम लगाने जैसा है। तो हमने रुकावटों की ये पूरी दीवार तो बना ली, अब वक्त है इसे गिराने का। चलिए अब उन शब्दों की तरफ चलते हैं जो इन बाधाओं के बिल्कुल उलट हैं, वो शब्द जो मदद और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये बहुत कमाल का है। हिंड्रेंस एक ऐसी ताकत है जो पीछे खींचती है, जबकि असिस्टेंस एक एक्टिव ताकत है जो आगे की तरफ धकेलती है। ये है तरक्की और सहारे की वोकैबुलरी। चलिए इनमें से कुछ खास शब्दों को और करीब से समझते हैं। देखिए, ये तीनों शब्द मदद के बारे में हैं, पर इनमें भी छोटे छोटे फर्क हैं। एड अक्सर बड़े लेवल पर होती है, जैसे कोई मानवीय सहायता। हेल्प ज्यादा पर्सनल और तुरंत की जाने वाली मदद होती है, और असिस्टेंस आमतौर पर प्रोफेशनल मदद के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आखिरी कुछ शब्द दिखाते हैं कि मदद असल में काम कैसे करती है। बेनिफिट का मतलब है कोई पॉजिटिव रिजल्ट, एडवांटेज हमें दूसरों से एक कदम आगे रखता है, और पुश वो छोटा सा धक्का हो सकता है जिसकी हमें शुरुआत करने के लिए जरूरत होती है। तो सवाल उठता है कि इन सारे शब्दों की इतनी माथापच्ची क्यों? क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी भाषा को बेहतर बनाना अपनी सोच को बेहतर बनाने जैसा है।
और सबसे जरूरी बात यही है, अगर किसी प्रॉब्लम को सही शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते तो उसे सुलझाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सही शब्द ढूंढना सही समाधान ढूंढने की तरफ पहला कदम है। साफ भाषा से ही साफ सोच पैदा होती है। तो आज के लिए बस यही एक सवाल है, अपनी जिंदगी में या दुनिया में किसी भी बाधा के बारे में सोचिए। क्या सही तरह की एड, असिस्टेंस कभी सोचा है कि एक छोटा सा शब्द, एक लफ्ज किसी इंसान की पूरी कहानी कैसे बता सकता है? कुछ शब्द बस अक्षर नहीं होते, उनमें पूरी दुनिया छिपी होती है। बिल्कुल, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, घर। जब हम घर कहते हैं तो क्या दिमाग में सिर्फ ईंट और सीमेंट की बिल्डिंग आती है? नहीं ना। घर का मतलब है सुकून, अपने लोग, एक अपनेपन का एहसास। तो साफ है, शब्द सिर्फ डिक्शनरी की परिभाषा नहीं होते, उनके अंदर पूरे एहसास, पूरी कहानियां समाई होती हैं। तो चलिए आज का जो हमारा शब्द है उसमें गहराई से उतरते हैं। शब्द है बम्पकिन, या इसका सीधा सा हिंदी अनुवाद करें तो गंवार। ये सुनते ही दिमाग में क्या इमेज बनती है? चलिए इस एक लफ्ज की अलग अलग परतों को खोलकर देखते हैं। देखिए, किताबी परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन इसको ना एक कहानी से समझते हैं। सोच के देखिए, कोई इंसान है जो एक छोटे से शांत गांव से निकलकर पहली बार किसी बड़े चमचमाते शहर में आता है। वहां की तेज रफ्तार लाइफ, लोगों के बात करने का ढंग, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया, थोड़ा अजीब हो सकता है। बस इसी भोलेपन या कह लें कि सामाजिक अनाड़ीपन के लिए अक्सर बम्पकिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहानी सिर्फ अंग्रेजी की नहीं है। जैसा कि हमने देखा, हिंदी में जो गंवार शब्द है वो भी कमोबेश यही फीलिंग देता है। असल में दुनिया की कई भाषाओं और संस्कृतियों में ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं गांव और शहर के बीच एक अनदेखी सी दीवार खड़ी कर देते हैं। अच्छा, किसी भी शब्द को ठीक से समझना हो ना, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है उसके आसपास के शब्दों को समझना, उसके सिनोनिम्स यानी उसके हमसफर शब्द। तो चलिए बम्पकिन से जुड़े कुछ और शब्दों पर नजर डालते हैं। ये सब मिलकर इसकी पूरी पिक्चर को और क्लियर कर देंगे। सबसे पहले व्यवहार की बात करते हैं। बूरिश, ये उस इंसान के लिए है जिसे सोशल मैनर्स यानी महफिल में उठने बैठने का सलीका न हो, जैसे जोर जोर से बोलना, दूसरों की बात काटना, एक तरह से अशिष्ट व्यवहार। अब बूरिश से एक लेवल और आगे जाते हैं, लाउटिश। इसमें अशिष्टता के साथ साथ थोड़ा भद्दापन, थोड़ा एग्रेशन भी जुड़ जाता है। मतलब ऐसा व्यवहार जो सामने वाले को असहज कर दे। और फिर है अनकूथ। सोचिए, एक फैंसी डिनर पार्टी है और कोई हाथ से खाने लगे या अजीब ढंग से बैठे, ये अनकूथ कहलाता है, जिसमें ग्रेस और रिफाइनमेंट की कमी साफ दिखे। चलिए अब व्यवहार से थोड़ा हटकर जगह की तरफ चलते हैं। रस्टिक, इसका सीधा मतलब है देहाती या गांव का। हमेशा नेगेटिव नहीं होता ये, कई बार ये सादगी, जमीन से जुड़े होने का एहसास भी देता है। रस्टिक जैसा ही है ब्यूकॉलिक, ये भी गांव की लाइफ से जुड़ा है, लेकिन ये एक ज्यादा शांत, खूबसूरत तस्वीर सामने रखता है। सोचिए, हरे भरे खेत, शांत नदियां, सुकून भरी जिंदगी, ये गांव की उसी खूबसूरती की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं फिजिकल प्रेजेंस पर। ऑफिश, इसका मतलब है फिजिकली थोड़ा क्लमजी, थोड़ा अनाड़ी, जैसे कोई चलते फिरते चीजों से टकराता रहे या जिसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में ना हो। और आखिर में इन सब शब्दों का जो निचोड़ है वो है अनरिफाइंड, जिसमें कोई बारीकी ना हो, कोई पॉलिश ना हो, चाहे वो बातचीत हो, व्यवहार हो या रहन सहन। ये एक शब्द पूरी पिक्चर को आपस में जोड़ देता है। तो अब तक हमने देखा कि बम्पकिन शब्द के आसपास कैसे कैसे शब्दों का एक पूरा जाल बना हुआ है, पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अब हम देखेंगे इस सिक्के का बिल्कुल दूसरा पहलू। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है सादगी, थोड़ा अखड़पन, और दूसरी तरफ है शहर की नफासत, वहां का सलीका। ये सिर्फ दो लोगों का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग लाइफस्टाइल्स, दो अलग अलग सोच का फर्क है। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जो बम्पकिन की दुनिया से एकदम ऑपोजिट है। ये दुनिया है सोफिस्टिकेशन की, एलिगेंस की और सोशल ग्रेस की। जहां एक तरफ हमने गंवार शब्द देखा, वहीं दूसरे एक्सट्रीम पर है शब्द सभ्य। ये एक शब्द अपने आप में पूरी तहजीब, कल्चर और सामाजिक समझ को समेटे हुए है। और इस सभ्य दुनिया की पिक्चर को ये शब्द और भी क्लियर कर देते हैं। जैसे कल्चर्ड मतलब जिसे आर्ट और लिटरेचर की गहरी समझ हो, फिर सोफिस्टिकेटेड या उर्बन मतलब वो इंसान जो दुनियादारी जानता है, शहरी तौर तरीकों में एक्सपर्ट है। एलिगेंट और जेंटिल का मतलब है जिसके व्यवहार में एक खास नज़ाकत, एक ग्रेस हो। और पॉलिश्ड या रिफाइंड का मतलब है हर तरह से परफेक्ट, बिल्कुल तराशा हुआ।
ये सारे शब्द मिलकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हैं जो उससे बिल्कुल, मेरा मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है जहां से हमने शुरू किया था। तो इस पूरे सफ़र का आखिर मतलब क्या निकला? हमने शुरुआत एक शब्द से की और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक्सप्लोर कर लिया। ये चीज़ हमें भाषा की असली पावर के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बताती है। ये जो सफ़र हमने बम्किन से अबेन तक का तय किया, ये दिखाता है कि हम शब्दों के जरिए अपनी सोशल दुनिया को कैसे बांटते हैं, कैसे समझते हैं और हाँ, कभी-कभी जज भी करते हैं। शब्द सिर्फ लेबल्स नहीं हैं, वो एक चश्मे की तरह हैं जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो इस पूरी बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जो शब्द नमस्कार, आज बात करते हैं एक बड़े ही दिलचस्प शब्द की, स्क्रिमेज। हम देखेंगे कि कैसे ये शब्द छोटी मोटी नोकझोंक से शुरू होकर बड़े बड़े समझौतों तक पहुंच जाता है। बड़ा मजेदार सफर है इसका। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये स्क्रिमेज आखिर है क्या। फिर हम कुछ ऐसे शब्दों पर बात करेंगे जो छोटी मोटी कहासुनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद मामला थोड़ा गंभीर होगा, हम बड़ी लड़ाइयों और झगड़ों की बात करेंगे। और हाँ, आखिर में शांति और समझौते की भी बात होगी, मतलब एक झगड़े की पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये स्क्रिमेज होता क्या है? तो देखिए, स्क्रिमेज का मतलब है एक उलझी हुई लड़ाई या हाथापाई। वैसे तो ये शब्द ज्यादातर अमेरिकी फुटबॉल जैसे खेलों में प्रैक्टिस मैच के लिए इस्तेमाल होता है, जहां टीमें आपस में भिड़ती हैं। लेकिन ये बस एक शुरुआत है। असल जिंदगी में तो ये शब्द हमें लड़ाई झगड़े की एक पूरी दुनिया का दरवाजा खोल कर देता है। ठीक है, तो स्क्रिमेज का मतलब तो समझ आ गया। अब जरा देखते हैं कि जब बात छोटी मोटी कहासुनी की हो तो कौन कौन से शब्द हमारे सामने आते हैं। पहला शब्द है स्क्रैबल। स्क्रैबल मतलब वो छोटी मोटी शोर शराबे वाली तू मैं, समझ गए ना, वो जो अक्सर हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस शब्द को याद कैसे रखा जाए हमेशा के लिए? एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए बत्तखों के बारे में, वो कैसे क्वैक क्वैक करती हैं। बस इसी आवाज से स्क्वैबल को जोड़ लीजिए, एक छोटी शोर वाली बहस, ठीक वैसे ही जैसे पक्षी दाने के लिए आपस में लड़ रहे हों। है ना कमाल की ट्रिक? अच्छा, अब मामला थोड़ा सा और गंभीर होता है। हमारा अगला शब्द है ऑल्टरकेशन। ये स्क्वैबल से एक लेवल ऊपर है, मतलब एक ज्यादा गर्मा गर्म बहस जो अक्सर सबके सामने होती है। तो फिर इसे याद रखने का क्या सीक्रेट है? चलिए पता लगाते हैं। ऑल्टरकेशन को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे तोड़कर देखना। ऑल्टर अ कॉन्वर्सेशन, मतलब बातचीत का रास्ता बदलना। जरा सोचिए, दो लोग आराम से बात कर रहे हैं और अचानक बात का रुख बदल जाता है और वो एक तीखी बहस में बदल जाती है। बस यही है ऑल्टरकेशन। तो चलिए अब सिर्फ बातों की लड़ाई से आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी हाथापाई और लंबी चलने वाली दुश्मनी की। अब आता है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब है एक जोरदार शोर शराबे वाली लड़ाई जिसमें हाथापाई भी हो, और अक्सर इसमें कई लोग शामिल होते हैं। तो ब्रॉल को कैसे याद रखा जाए, इसका भी एक बहुत मजेदार तरीका है। ब्रॉल को याद रखने के लिए सोचिए बार क्रॉल के बारे में। कल्पना कीजिए कि कुछ दोस्त एक बार से दूसरे बार जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और अचानक माहौल बिगड़ जाता है और फिर जो होता है वो एक बड़ी अफरा तफरी वाली लड़ाई। बस वही है ब्रॉल। अब बात करते हैं उन झगड़ों की जो सालों साल चलते हैं। इसमें दो शब्द हैं, फ्यूड और वेंडेटा। देखिए, फ्यूड जो है वो परिवारों या ग्रुप्स के बीच की एक लंबी दुश्मनी है। इसे आप एक तरह का कोल्ड वॉर समझ सकते हैं। लेकिन वेंडेटा इससे भी एक कदम आगे है। इसमें बदला लेना ही मेन मकसद होता है। ये एक टारगेटेड मिशन की तरह है। एक में दुश्मनी है, दूसरे में बदला। इतनी लड़ाई झगड़े की बात हो गई, अब जरा माहौल बदलते हैं। चलिए अब समाधान और शांति की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इन सब का उल्टा क्या होता है? तो सवाल यह है कि ये लड़ाई आखिर रुकती कैसे है। देखिए, शांति की तरफ जाने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कदम है ट्रूस, मतलब लड़ाई रोकने के लिए एक टेम्पररी एग्रीमेंट, युद्ध विराम जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है अकॉर्ड। ये एक फॉर्मल समझौता या संधि है जहां दोनों पार्टियां कुछ शर्तों पर राजी होती हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम पहुंचते हैं हार्मनी की स्टेज पर, यानी शांति और मेलजोल वाली स्थिति। तो चलिए आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। ये टेबल देखिए, ये हमारी पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझाती है। हमने शुरुआत की थी स्क्वैबल जैसी छोटी मोटी असहमति से, जो कि लो इंटेंसिटी की लड़ाई है।
फिर हम पहुंचे वेंडेटा जैसे बड़े संघर्ष तक, जो हाई इंटेंसिटी है, और आखिर में समाधान के तौर पर हमें मिली हार्मनी, यानी स्थायी शांति। एक पूरी जर्नी है ना? एक बहुत अच्छी बात कही गई है। विवाद और संवाद के बीच का अंतर अक्सर सिर्फ एक शब्द होता है, सहमति। जरा सोचिए, संघर्ष से शांति तक का रास्ता बस आपसी समझ और सहमति से ही तो बनता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा कि लड़ाई झगड़ों से भरी इस कभी किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ा है जो कमरे में घुसते ही सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, मतलब जिनकी हर बात की शुरुआत मैं से और खत्म मेरे पर। तो आज ना हम ठीक इसी तरह की पर्सनैलिटी को डिकोड करने वाले हैं, सिर्फ एक शब्द के जरिए। जरा सोचिए अपने आसपास किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसे अपनी हर बात, अपनी हर सोच पर जरूरत से ज्यादा ही घमंड हो। ऐसे लोगों को बयां करने के लिए एक बहुत ही कमाल का शब्द है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम इस पर्सनालिटी के कोर शब्द को जानेंगे, फिर उसके घमंड की अलग अलग परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि ये व्यवहार में कैसे दिखता है, और हाँ, इसके बिल्कुल उलट एक विनम्र पर्सनालिटी पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस एक शब्द से जो इस पूरी घमंडी पर्सनालिटी की कह सकते हैं कि बुनियाद है, और ये शब्द है बम्पशियस। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी बात मनवाता है, सिर्फ ये जताने के लिए कि वो कितना जरूरी है। और इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी मजेदार है। बस सोचिए कि कोई अपने ईगो में इतना अंधा है कि वो लोगों से बम्प करता हुआ, मतलब सचमुच टकराता हुआ चल रहा है, उसे किसी और की कोई परवाह ही नहीं है। तो ये तो हो गया कि ऐसे लोग बाहर से कैसे दिखते हैं, लेकिन अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं, मतलब उनकी सोच कैसी होती है। आखिर ये घमंड आता कहां से है? तो पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है कंसीटेड। ये वो एहसास है जब कोई खुद पर जरूरत से ज्यादा ही नाज करता है। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सीधी है। ये इंसान सेल्फ कंसीट यानी आत्म अभिमान से लबालब भरा होता है। वो सच में मानता है कि उससे बेहतर तो कोई बना ही नहीं है। इसके बाद आता है ईगोइस्टिक। यहां पर ना सारी की सारी कहानी बस उनकी ईगो के चारों ओर घूमती है। हर फैसला, हर बात बस इसलिए होती है ताकि उनका फायदा हो या वो बेहतर दिखें। ट्रिक सिंपल है, एवरीथिंग इज अबाउट देयर ईगो। अच्छा, फिर एक और शब्द है स्नॉबिश। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को उनके सोशल स्टेटस या उनके रहन सहन के आधार पर नीचा देखते हैं, और इसकी ट्रिक तो शब्द में ही छिपी है, स्नब। ये लोग दूसरों को स्नब करते हैं, मतलब जानबूझकर अनदेखा करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो इनके लेवल के ही नहीं हैं। और इस सेक्शन का आखिरी शब्द है ओवरवीनिंग। अरे बाप रे, ये तो घमंड का वो लेवल है जो लगभग पागलपन लगता है, मतलब एक ऐसा आत्मविश्वास जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ट्रिक, ये लोग अपनी इंपॉर्टेंस पर ओवर बिलीव करते हैं, मतलब इतना यकीन करते हैं जितना कि सच भी नहीं होता। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि उनके दिमाग में क्या चलता है। अब सवाल यह है कि ये सारा घमंड उनके बर्ताव में कैसे झलकता है, लोगों से डील करते वक्त ये कैसे नजर आता है। तो सबसे पहला बिहेवियर है सुपरसिलियस। ये वो तिरस्कार भरा अंदाज है जब कोई आपको ऐसे देखता है जैसे आप कोई कीड़ा मकोड़ा हो। और इसकी ट्रिक, वो उठी हुई भौहें और वो सुपीरियर वाला लुक, एक सुपर लुक जो बिना कुछ कहे सब कह देता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद है इंपीरियस। ये वो दबंग रवैया है जिसमें कोई ऐसे हुक्म देता है जैसे वो कोई शहंशाह हो और बाकी सब उसकी प्रजा। इसे याद रखना बहुत आसान है, बस एम्परर शब्द याद रखिए, सम्राट। ये लोग बस सम्राट की तरह ही हुक्म चलाते हैं। और फिर आता है कंडिसेंडिंग। वाह, ये तो तारीफ की आड़ में की गई बेइज्जती है। जब कोई आपसे ऐसे बात करे मानो आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। ट्रिक यही है कि वो आपसे बात करने के लिए अपने किसी ऊंचे सिंहासन से नीचे उतर कर आ रहे हैं। और इस लिस्ट में आखिरी है कैवेलियर। ये एक तरह का बेपरवाह, गैर जिम्मेदाराना रवैया है, खासकर जरूरी मामलों को लेकर। इसकी ट्रिक के लिए सोचिए पुराने जमाने के किसी घुड़सवार सैनिक के बारे में जो खतरों को लेकर एकदम बेफिक्र रहता था। इतने सारे नेगेटिव शब्दों के बाद सवाल उठता है कि क्या इसका कोई उल्टा भी है? अच्छी बात यह है कि बिल्कुल है। तो चलिए अब इस पूरी नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कहानी का दूसरा पहलू क्या है। तो अब बात करते हैं उस पर्सनालिटी की जो बम्पशियस का एकदम ऑपोजिट है। वो शब्द जो घमंड की नहीं बल्कि जमीन से जुड़े होने की निशानी है। जरा इन शब्दों को देखिए, विनम्र, विनीत,
संकोची, सेवाभावी और सरल। ये सारे शब्द मिलकर ना एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाते हैं जो अपनी काबिलियत का ढिंडोरा नहीं पीटता, जो दूसरों का सम्मान करता है और जिसे अपनी हदों का पता होता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ रह के एक सुकून सा मिलता है। तो चलिए अब आखिर में इन दोनों बिल्कुल अलग अलग किरदारों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो यहां पर देखिए, पूरा निचोड़ है। एक तरफ है बम्पर्शियस किरदार जो आत्ममुखर है, खुद को सबसे बेहतर समझता है, दबंग है और आडंबरी है। और दूसरी तरफ है विनम्र किरदार जो सरल है, संकोची है, सेवाभावी है और विनीत है। जमीन आसमान का फर्क है। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हमारे रिश्ते बनाती है या बिगाड़ती है। तो सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि हमारे शब्द, हमारा रवैया। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दमदार शब्द की तह तक जाएंगे, पर्सनिकिटी। हम देखेंगे कि इसके कितने अलग अलग शेड्स हैं, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, और हाँ, सही शब्द को चुनना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं इसकी बिल्कुल बेसिक परिभाषा से। पर्सनिकिटी एक विशेषण है, मतलब ये किसी की खासियत बताता है। इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान या काम जिसमें बहुत ज्यादा सावधानी या सटीकता की जरूरत पड़े। हिंदी में कहें तो मीन मेख निकालने वाला या नुक्ताचीनी करने वाला। और बस यहीं से हम अपनी आज की बात शुरू करेंगे। लेकिन एक परिभाषा से बात पूरी नहीं होती। इसका असली मतलब क्या है? किसी का इतना ज्यादा पर्टिकुलर या मीन मेख निकालने वाला होना असल में कैसा लगता है? चलिए इसे थोड़ा और खोद कर समझते हैं। ठीक है, तो अब हम इस दुनिया में उतरते हैं। हम नुक्ताचीनी से जुड़े सारे शब्दों को देखेंगे, मतलब जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनसे लेकर एकदम एक्सट्रीम स्टैंडर्ड वाले शब्दों तक। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जो हम रोज ही सुनते और इस्तेमाल करते हैं। फसी, चूजी, फिनिकी और फैडिश। ये शब्द किसी के नकचड़े होने का सबसे आम लेवल दिखाते हैं, जो आमतौर पर हमारी पसंद नापसंद से जुड़ा होता है। जैसे कोई खाने को लेकर बहुत फसी होता है ना, या फिर कपड़ों के मामले में बड़ा चूजी होता है। अच्छा, अब चलते हैं एक लेवल ऊपर। ये जो शब्द है ना, पर्टिकुलर, सिलेक्टिव, डेंटी, फिनिकल, ये एक ज्यादा सोची समझी और रिफाइंड पसंद की तरफ इशारा करते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है, यहाँ एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सिलेक्टिव है और सिर्फ एक ही राइटर की किताबें पढ़ता है। और अब हम आते हैं सबसे इंटेंस, सबसे एक्सट्रीम लेवल पर। फेस्टिडियस, डिस्क्रिमिनेटिंग, स्क्वीमिश और पर्निकिटी। ये शब्द ऐसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं जिन्हें पूरा करना भाई लगभग नामुमकिन है। यहाँ छोटी से छोटी चीज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसको ऐसे समझिए, एक फसी इंसान शायद कोई सब्जी खाने से मना कर दे, ठीक है, लेकिन एक फेस्टिडियस इंसान वो अपना खाना सिर्फ इसलिए वापस भेज सकता है क्योंकि प्लेट पर उंगली का निशान दिख गया। इतना बड़ा फर्क है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पर्सनिकिटी होने का मतलब क्या क्या हो सकता है, पर अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हैं। चलिए देखते हैं कि इसका एकदम बिल्कुल उल्टा क्या होता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं यहाँ। एक तरफ है फेस्टिडियस, मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल पर नजर रखने वाला, और दूसरी तरफ अनकंसर्न्ड, मतलब जिसे कोई फिक्र ही नहीं, कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं। जमीन आसमान का फर्क है। तो चलो अब पर्सनिकिटी के इन उल्टे शब्दों को देखते हैं। अनडिमांडिंग, अनक्रिटिकल, लीनियंट, टॉलरेंट, फोरबेयरिंग, अनकम्प्लेनिंग, ये सारे शब्द ये कैसे माइंडसेट की तरफ इशारा करते हैं जो चीज़ों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, ज़्यादा शिकायतें नहीं करता, एकदम चलता है या सब ठीक है वाला एटीट्यूड। तो सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? ये शब्द सिर्फ एक दूसरे के उल्टे नहीं है, असल में ये सब एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, एक ही लाइन पर आते हैं। चलिए इसका एक मेंटल मैप बनाकर देखते हैं। और ये स्लाइड ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। देखिए हम कैसे दी एक्सट्रीम यानी कि फेस्टिडियस वाले छोर से बीच में द पर्टिकुलर से होते हुए दी इजी गोइंग यानी अनकंसर्न्ड वाले छोर तक पहुंचते हैं। ये स्पेक्ट्रम इन सारे शब्दों को एक साथ समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। तो सवाल ये है कि भाई इन सब बारीकियों को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहीं से आती है अपनी बात को सही ढंग से, सटीकता से कहने की असली पावर।
तो जब हम फस्टिडियस से लेकर अनकंसर्न्ड तक के इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं ना, तो हम किसी के भी बिहेवियर को ज़्यादा सटीक, ज़्यादा क्लियर तरीके से बता सकते हैं। इससे हमारी भाषा में एक अलग ही ताकत और वजन आ जाता है। तो आखिर में एक सवाल, सटीकता या शांति? हम सब इस स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं तो हैं ही। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो उस एहसास को बयां करता है जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा और बिना किसी प्लान के लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि पढ़ाई करते करते एक टॉपिक से दूसरे पे फिर तीसरे पे पहुंच गए और आखिर में याद ही नहीं रहा कि शुरू कहां से किया था? बस आज हम इसी बेतरतीब तरीके को समझने और उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। जरा स्क्रीन पर इन शब्दों के जंजाल को देखिए। अनप्लैन्ड, रैंडम, एमलेस। जब जानकारी हमें ऐसे मिलती है तो दिमाग पर थोड़ा बोझ तो पड़ता ही है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं, इसी जंजाल को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। इस सारे उलझन को, इस केओस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके जड़ वाले शब्द को पकड़ना होगा। एक बार वो समझ आ गया तो बाकी सब अपने आप लाइन पर आ जाएगा। तो ये शब्द है डेसल्टरी। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, जब कोई काम बिना किसी प्लान, बिना किसी मकसद या जोश के किया जाए। हिंदी में कहें तो असंयमित या बस बेतरतीब ढंग से कुछ भी करना। अब इसे हमेशा याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। शब्द को देखिए, डी सल्ट ओरी। इसमें सल्ट को रिजल्ट से जोड़कर देखें। डी रिजल्ट मतलब ऐसा काम जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले। है ना आसान? चलिए तो अब इसके जो बाकी मिलते जुलते शब्द हैं, मतलब सिनोनिम्स, उन्हें भी देख लेते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं, बेतरतीब तरीके से नहीं। हम एक एक शब्द को सिस्टमैटिकली एक ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। तो हमारा पहला शब्द है हैपहैज़र्ड। अब इसे कैसे याद रखें? सोचिए, शब्द में ही छुपा है हैज़र्ड यानी खतरा, और हैप मान लीजिए हैपनस्टैंस से आया, मतलब अचानक से। तो जब कोई खतरा अचानक से आ जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है ना? बस यही है हैपहैज़र्ड। अगला शब्द है परफंक्टरी। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। इसे तोड़िए। पर फंक्शन मतलब कोई काम सिर्फ फंक्शन के लिए किया गया है, सिर्फ उसे पूरा करने के लिए, बिना दिल लगाए, बिना कोई खास सोचे समझे, बस मैकेनिकली कर दिया। यही है परफंक्टरी। और हमारा अगला शब्द है कर्सरी। ये तो आजकल हम सब करते हैं। इसे याद रखने के लिए अपने कंप्यूटर के माउस कर्सर के बारे में सोचिए। जैसे कर्सर स्क्रीन पर फटाफट यहाँ वहाँ घूमता है, बस वैसे ही जब हम किसी चीज़ पर सरसरी या कहें तो ऊपरी नज़र डालते हैं, उसे कहते हैं कर्सरी ग्लांस, बहुत तेज़ और बिना गहराई के। अच्छा, किसी चीज़ को समझने का एक और बेहतरीन तरीका है उसका उल्टा समझना। तो अब हम डेसल्टरी के एंटोनिम्स यानी इसके विलोम शब्दों को देखेंगे। इससे इसका मतलब और भी ज़्यादा साफ हो जाएगा। यहाँ देखिए, एकदम साफ साफ फर्क दिख रहा है। एक तरफ है डिसल्टरी यानी असंयमित, जहाँ सब कुछ हैपहैज़र्ड, एमलेस, अनप्लैन्ड है, और दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक यानी संयमित, जहाँ हर चीज़ मेथोडिकल, पर्पसफुल और ऑर्गेनाइज्ड है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये काम करने के, सोचने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? कमाल की बात यह है कि सीख इसी पूरी प्रक्रिया में ही छुपी है। हमने क्या किया? हमने शब्दों की एक डेसल्टरी यानी एक बेतरतीब लिस्ट को लिया और उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से समझा। है ना कमाल? तो हमारा तरीका क्या था? बहुत सिंपल। पहला, मुख्य शब्द को एक ट्रिक से पकड़ा। दूसरा, उससे जुड़े शब्दों को एक एक करके समझा। और तीसरा, उसके उल्टे शब्दों को देखकर अपनी समझ को और पक्का किया। बस यही तरीका है बेतरतीब पढ़ाई को यादगार बनाने का। और यही आज का सार है। एक डेसल्टरी चैलेंज को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है एक पर्पसफुल, सिस्टमैटिक अप्रोच। चाहे नए शब्द सीखने हों या जिंदगी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, एक सोचा समझा प्लान हमेशा बिना सोचे समझे किए गए काम से बेहतर ही होता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है कि इस सिस्टमैटिक तरीके से आज क्या नया। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भाषा की एक ऐसी जबरदस्त ताकत के बारे में जो हमारे आइडियाज को, हमारी बातों को और भी ज्यादा तेज और असरदार बनाती है। आज हम समझेंगे कि कम शब्दों में ज्यादा कैसे कहा जा सकता है। उफ, हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में फंसे हैं, है ना? कोई लंबी सी ईमेल हो या कोई मीटिंग जो खत्म ही नहीं हो रही, या फिर कोई ऐसी बातचीत जो गोल गोल घूम रही है।
कभी कभी लगता है जैसे हम बस जानकारी के ढेर में डूब रहे हैं और बस एक सीधा साफ जवाब ढूंढ रहे हैं। ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो वर्ड की, पिथी। इसका सीधा सा मतलब है संक्षिप्त और सारगर्भित होना। देखिए, ये सिर्फ कम बोलने के बारे में नहीं है। ये अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन बहुत ही समझदारी और असरदार तरीके से रखने की कला है। ये फालतू की बातों का, शब्द जाल का एकदम सटीक इलाज है। तो पिथी इस खेल में अकेला नहीं है, उसके साथ शब्दों का एक पूरा परिवार है, एक पूरी टीम है जो हमें अपनी बात को साफ और छोटा रखने में मदद करती है। तो चलिए इस संक्षिप्त मंडली के कुछ खास मेंबर से मिलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी शब्द। कंसाइज का मतलब है सिर्फ काम की जानकारी देना बिना किसी फालतू चीज के। जैसे संक्षेप में कहें तो मीटिंग कामयाब रही। फिर है टर्स। टर्स का मतलब है अचानक और सीधे पॉइंट पर आना, जो कभी कभी थोड़ा रूखा सा भी लग सकता है। जैसे किसी ने पूछा, समझ आया, और जवाब आया, हाँ आ गया। और ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है कम समय लेना या कम शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे प्लीज अपनी रिपोर्ट ब्रीफ रखना। ये तीनों शब्द समझिए कि संक्षिप्तता की नींव हैं। अब बात करते हैं उन शब्दों की जो सिर्फ छोटे नहीं बल्कि कुशल भी हैं। लैकोनिक होने का मतलब है बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना, लगभग एक रहस्यमय अंदाज में। जैसे जब किसी से पूछा गया कि वो कैसा है और उसने बस कहा, ठीक हूं। वहीं दूसरी तरफ सक्सिंक्ट का मतलब है किसी बात को बड़ी खूबसूरती से और एकदम सटीक तरीके से कम शब्दों में कह देना। जैसे उनका भाषण सक्सिंक्ट और प्रेरणादायक था। तो यहां बात सिर्फ छोटा होने की नहीं है बल्कि सटीक होने की भी है। अच्छा, इस स्लाइड पर जो शब्द हैं वो मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं क्योंकि ये फिजिकल चीज़ों की तरह महसूस होते हैं। कॉम्पैक्ट कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी फाइल को जिप करके छोटा कर दिया गया हो। सारी जानकारी अंदर है, बस जगह कम ली है। कंडेंस्ड ठीक कंडेंस्ड मिल्क की तरह है जिसे गाढ़ा कर दिया गया हो, मतलब बात का पूरा सार उसमें मौजूद है। और क्रिस्प, ये एक ताज़े करारे सेब की तरह है, एकदम साफ, ताज़ा और सुनकर मज़ा आ जाए। और आखिर में दो और खास शब्द हैं। कंपेंडियस का मतलब है बहुत सारी जानकारी को एक बड़े लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में पेश करना। ये शब्द अक्सर लिखित चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और स्किम्पी, इसका मतलब भी कम ही होता है, लेकिन इसका मतलब अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा ही कम होता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। तो अब तक हमने संक्षिप्तता की दुनिया देखी, जहां हर शब्द की कीमत है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक तरफ है सारगर्भित और असरदार होने की कला, और दूसरी तरफ है लंबा चौड़ा और उबाऊ होने का जाल। चलिए अब जरा उस अंधेरी दुनिया पर भी एक नजर डालते हैं। अब हम बात करेंगे पिथी के विलोम शब्दों की। और ये सिर्फ उल्टे शब्द नहीं हैं, ये वो आम गलतियां हैं, वो जाल हैं जिनमें हम अक्सर अपनी बातचीत में फंस जाते हैं। हमें इनसे बचना सीखना होगा। इस ग्रुप का मतलब बिल्कुल सीधा है, बस बहुत ज्यादा। लेंथी मतलब बहुत लंबा, वर्डी मतलब जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल, और एक्सपैंडेड मतलब किसी छोटी सी बात को खींचकर फैलाकर बहुत बड़ा बना देना। सच कहूं तो ये तीनों ही शब्द साफ साफ बात करने के दुश्मन हैं। इस स्लाइड पर जो शब्द हैं वो बात करते हैं अक्षमता की, मतलब इनएफिशिएंसी की। रिडंडेंट का मतलब है एक ही बात को बार बार दोहराना जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे कहना यह एक अनावश्यक दोहराव है। और प्रोलिक्स, इसका मतलब है अपनी बात या लेख में इतने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना कि वो थकाऊ और बोरिंग हो जाए। और आखिर में वो शब्द जो हमें मुद्दे से ही भटका देते हैं, सर्कमलोक्यूटरी और सर्क्यूटस, दोनों का मतलब है सीधे पॉइंट पर आने के बजाय गोल गोल घूमना। और रैम्बलिंग, इसका मतलब है बिना किसी साफ दिशा या मकसद के बस बोलते या लिखते जाना, जैसे कोई भाषण जो कहीं से शुरू होकर कहीं भी पहुंच जाए। तो हमने दोनों पक्ष देख लिए हैं। एक तरफ है संक्षिप्त और प्रभावी शब्द, और दूसरी तरफ है लंबे और भटकाने वाले। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी बात को कितनी अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसका असर क्या होता है। और ये एक बहुत ही जरूरी चुनाव है। ये स्लाइड ना सब कुछ बड़े अच्छे से समेट देती है। चुनाव हमारे सामने है। क्या हम पिथी पथ पर चलना चाहते हैं, मतलब संक्षिप्त, सीधा और असरदार बनना चाहते हैं, या फिर प्रोलिक्स गड्ढे में गिरना चाहते हैं, यानी शब्दों से भरा, बिखरा हुआ और घुमावदार? फैसला हमारा है। और सुनिए, ये कोई नई सोच नहीं है।
थॉमस जेफरसन ने सदियों पहले इस आइडिया की अहमियत को समझ लिया था। कम शब्दों में ज्यादा कहना सच में एक कला है, एक ऐसा टैलेंट जो आज के समय में और भी ज्यादा कीमती होता जा रहा है। तो ये एक आखिरी सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी और शोर की बौछार हो रही है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है। शायद नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शब्द को समझने वाले हैं, एक्सट्रेनियस। हम सिर्फ इसका मतलब नहीं जानेंगे बल्कि इसके पूरे परिवार को समझेंगे। मतलब वो शब्द जो इसके जैसे हैं और वो भी जो इसके एकदम उलट हैं। एसेंशियली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी आइडिया के कोर में क्या होता है और उसके बाहर क्या। तो इसे आसान बनाने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक्सट्रेनियस को समझेंगे, यानी ये बाहरी परत है क्या। फिर हम इसके अलग अलग शेड्स को देखेंगे। इसके बाद हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, मतलब जो एसेंशियल है, जो कोर है। और आखिर में इस कोर और बाहरी परत को एक साथ रखकर एक ऐसा मॉडल देखेंगे जो हमेशा के लिए याद रह जाए। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक्सट्रेनियस को डिफाइन करना। हमारा पहला काम है उस चीज को समझना जो किसी विषय के केंद्र में नहीं बल्कि उसके बाहर होती है। तो एक्सट्रेनियस है क्या? ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो जिस विषय पर बात हो रही है उससे जुड़ी हुई नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है, या फिर कोई ऐसी चीज जो बाहर से आई है। असल में ये शब्द उस हर चीज की तरफ इशारा करता है जो मुख्य मुद्दे का हिस्सा नहीं है, जो उसके कोर से बाहर है। और देखिए, हिंदी में इसके जो शब्द हैं वो हमें एक बहुत बड़ा सुराग देते हैं, ऊपरी, बाहरी और अनावश्यक। पहले 2 शब्दों को ही देख लीजिए, ऊपरी और बाहरी। इनका मतलब ही है आउटर या एक्सटर्नल। ये सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना, कोई भी चीज जो बस ऊपर ऊपर है या बाहर बाहर है। चलिए अब दूसरे भाग पर चलते हैं। यहां हम समझेंगे कि ये जो अनावश्यक चीजें होती हैं ये कितने अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आ सकती हैं। इसके अलग अलग फ्लेवर्स क्या हैं। पहला और सबसे आम शब्द है इर्रेलेवेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज टॉपिक से कनेक्ट ही नहीं करती। मान लीजिए हम सब क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं और कोई बीच में फुटबॉल की बात करने लगे, तो वो जानकारी उस बातचीत के लिए पूरी तरह से इर्रेलेवेंट है, मतलब उस दायरे से ही बाहर है। अगला जोड़ा है अननेसेसरी और अननीडेड। ये दोनों शब्द हमें बताते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए केक पर एक और मोमबत्ती लगा दी, वो अच्छी लग सकती है पर उसकी कोई असली जरूरत नहीं है, वो बस एक एक्स्ट्रा लेयर है। अब आते हैं सुपरफ्लुअस और रिडंडेंट पे। ये थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। ये इशारा करते हैं किसी ऐसी चीज की तरफ जो जरूरत से ज्यादा है। जैसे किसी वाक्य में एक ही बात को 2 बार कहना रिडंडेंट होता है। ये लेयर सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि फालतू है, जो असल में मतलब को और भारी बना देती है। और आखिरी में है एडिशनल। ये इन सब में सबसे न्यूट्रल शब्द है, कह सकते हैं। इसका मतलब बस इतना है कि कुछ और जोड़ा गया है। अब वो जोड़ा गया हिस्सा जरूरी है या नहीं, ये एक अलग सवाल है। ठीक है, तो अब कहानी में एक मोड़ लाते हैं, तीसरा भाग। अब हम चलेंगे एसेंशियल की तरफ। देखिए, किसी भी बाहरी चीज को अच्छी तरह जानने के लिए हमें यह समझना ही होगा कि उसके अंदर क्या है, मतलब उस आइडिया का कोर क्या है। तो सवाल बहुत सीधा है, बाहरी और अनावश्यक होने का ठीक उल्टा क्या होता है? जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा जो अंदरूनी हो, जरूरी हो और जिसके बिना काम ही ना चले। यहां हम इन 2 परिवारों को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ है एक्सट्रेनियस फैमिली, यानी हमारी बाहरी परत, जिसमें इर्रेलेवेंट, सुपरफ्लुअस और अननेसेसरी जैसे शब्द हैं। और दूसरी तरफ है इसका ठीक उल्टा एसेंशियल फैमिली, यानी आइडिया का कोर, जिसमें इंटीग्रल, पर्टिनेंट और नेसेसरी जैसे शब्द आते हैं। आइए जरा इस कोर को बनाने वाले कुछ शब्दों पर भी नजर डाल लेते हैं। बेसिक मतलब बुनियादी, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, इंटीग्रल यानी जिसके बिना कोई चीज अधूरी हो, एक अभिन्न अंग, और पर्टिनेंट मतलब जो विषय से सीधे सीधे जुड़ा हुआ हो। ये वो ईंटें हैं जिनसे किसी भी आइडिया की नींव बनती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, चौथा भाग, कोर और बाहरी परत। यहां हम अब तक की सारी बातों को जोड़कर एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाएंगे। तो ये सारी कहानी इस एक मेंटल मॉडल पर आकर सिमट जाती है। सोचिए कि हर विचार का एक एसेंशियल कोर होता है और उसके चारों ओर एक एक्सट्रेनियस लेयर। कोर में इंटीग्रल, पर्टिनेंट और नेसेसरी जैसी चीजें होती हैं जो जरूरी हैं,
और बाहरी गैर जरूरी परत में सुपरफ्लुअस, इररेलेवेंट और रिडंडेंट जैसी चीजें। ये मॉडल इन सभी शब्दों को उनकी सही जगह पर रखने में बहुत मदद करता है। तो ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है, चाहे वो बातचीत हो, कोई काम हो। नमस्ते। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार शब्द देखते हैं जो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है, और वो शब्द है क्विएसेंट। ये शब्द ठहराव और काम, इन दोनों के बीच की खींचतान को दिखाता है। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक डोर्मेंट यानी सुप्त ज्वालामुखी और एकदम आलस से भरी हुई संडे की दोपहर, इन दोनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? सोचिए जरा, दोनों में एक तरह की रुकी हुई एनर्जी है ना? वेल, इसका जवाब है क्वाइसेंस, क्विएसेंस। ये दोनों ही क्वाइसेंस की स्टेट में हैं, और यही है आज का हमारा हीरो वर्ड। तो डिक्शनरी में इसका मतलब क्या है? क्विसेंट एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, और इसका मतलब होता है निष्क्रियता या सुप्तता की स्थिति में होना। मतलब एक ऐसा फेज जब कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। और अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो शांत, स्थिर और कुछ समय के लिए, मतलब टेम्परेरीली इनएक्टिव होना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अब मजे की बात यह है कि क्विएसेंट अकेला नहीं है, इसका पूरा एक परिवार है। मतलब इसके कई सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो चलिए इस ठहराव के परिवार के कुछ सदस्यों से मिलते हैं। तो सबसे पहले हैं वो शब्द जो फिजिकल इनएक्टिविटी दिखाते हैं। लिथार्जिक मतलब जब आप एकदम थका हुआ और बिना एनर्जी के महसूस करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है जिसमें ज्यादातर वक्त बैठे बैठे ही निकल जाता है। आइडल मतलब बस खाली बैठे रहना। और इनर्ट का मतलब है बिल्कुल जड़, जिसमें कोई मूवमेंट ही ना हो। अब इन शब्दों को देखिए, स्लगिश, स्लॉथफुल, डॉर्मेंट और लिस्टलेस। ये शब्द एक तरह की धीमी चाल और सोई हुई हालत को दिखाते हैं। स्लगिश मतलब कछुए जैसी धीमी रफ्तार। डॉर्मेंट यानी सुप्त, ठीक हमारे ज्वालामुखी की तरह, जिसमें पोटेंशियल तो है पर अभी वो शांत है। और लिस्टलेस मतलब जब किसी भी काम को करने का जोश ही ना हो। और बात सिर्फ शरीर की नहीं है, कुछ शब्द तो दिमागी सुस्ती के लिए भी हैं, जैसे लैकेडेजिकल, लैंग्विड, इंडोलेंट और टॉर्पिड। लैकेडेजिकल में एक तरह का लापरवाही भरा आलस है, और लैंग्विड में एक आरामदेह मीठी सी सुस्ती, मतलब जब कुछ करने का मन ही ना करे। और इस परिवार को पूरा करते हैं ये कुछ बहुत ही कॉमन लेकिन पावरफुल शब्द: लेजी, डल, स्लम्बरिंग और पैसिव। सुस्त, नीरस, ऊंघता हुआ और निष्क्रिय, ये सब क्विसेंस की ही अलग अलग शेड्स हैं। तो हमने निष्क्रियता की स्थिति यानी स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को तो अच्छे से समझ लिया, पर इसका ठीक उल्टा क्या होगा? एक ऐसी स्टेट जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, वो कैसी लोगी? तो चलिए अब मिलते हैं इसकी ऑपोजिट टीम से, यानी कर्म के टीम से। ये वो शब्द हैं जो पूरी तरह से एनर्जी और मेहनत से भरे हुए हैं। इस टेबल को देखिए, दोनों परिवारों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सुप्त अवस्था, डोर्मेंट, इनर्ट, पैसिव, लेजी, और दूसरी तरफ है सक्रिय अवस्था, एसिडियस, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग। एक तरफ ठहराव तो दूसरी तरफ एक्शन। ऑपोजिट वर्ड्स के पहले ग्रुप में है स्ट्रेन्युअस, ऑड्यूअस और टॉयलसम। ये शब्द मुश्किल और बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम को दिखाते हैं। स्ट्रेन्युअस काम वो है जिसमें खूब जोर लगाना पड़े। ऑड्यूअस बहुत थकाऊ और मुश्किल होता है, और टॉयलसम मतलब जिसमें लंबा और थका देने वाला परिश्रम शामिल हो। पर मेहनत का मतलब हमेशा भारी भरकम काम नहीं होता है ना। इन शब्दों को देखिए, पेनस्टेकिंग, सेड्यूलस और लेबोरियस। ये शब्द सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि उस काम में लगी हुई सावधानी, लगन और हर छोटी छोटी डिटेल पर दिए गए ध्यान को दिखाते हैं। और फिर आता है इन सब में सबसे दमदार शब्द, हर्क्यूलियन। ये शब्द किसी बहुत ही बड़े, असाधारण, मतलब लगभग सुपर ह्यूमन लेवल के एफर्ट को दिखाता है। तो हमें मेन क्या याद रखना है? हमारे आज के शब्द के आसपास दो बिल्कुल अलग दुनिया बसी हैं। एक है ठहराव की और दूसरी है कर्म की। क्विएसेंट